जय हिंद। आप देख रहे हैं ग्रेड भी न्यूज। ब्यूरो संतोष सिंह। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राजकीय यूनानी तकमील उत्तीप कॉलेज एवं अस्पताल लखनऊ में वैज्ञानिक लेखन अनुसंधान सत्यनिष्ठा और प्रकाशन नैतिकता पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आरंभ 10 दिसंबर से 12 दिसंबर 2024 के दूसरे दिन का आरंभ हुआ, जिसका आज 8 सेशन का संचालन डॉक्टर मोहम्मद खालिद एवं डॉक्टर गुलनाज फातिमा द्वारा किया गया, जिसमें प्रोफेसर अब्दुल कबीर प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयुष को खूब बढ़ावा मिला है। लोगों को भी यूनानी चिकित्सक से इलाज कराने का रुझान भी प्रधानमंत्री मोदी जी को एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। सर, आज आपके यहाँ कॉलेज में क्या कार्यक्रम किया गया, उसका उद्देश्य क्या है सर? इंट्रोड्यूस कीजिए। मैं प्रोफेसर अब्दुल कवी, एक्टिंग प्रिंसिपल, स्टेट तकमील उत्तीप यूनानी कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ। हमारे वहाँ वर्कशॉप चल रही है जो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उनके द्वारा ये प्रायोजित वर्कशॉप है। वर्कशॉप का जो थीम है साइंटिफिक राइटिंग, रिसर्च इंटीग्रिटी एंड पब्लिकेशन एथिक्स। एनसीआईएसएम का ये मकसद है कि जिन कॉलेजों में आयुष के कॉलेज के अंदर आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा में जहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, या वो टीचर, रीडर, लेक्चरर, प्रोफेसर जो गाइड एंड को गाइड हैं, जो स्टूडेंट को रिसर्च करा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देना इस वजह से कि रिसर्च किस तरीके से कराई जाए। तो एनसीआईएसएम के द्वारा यहाँ पर वर्कशॉप रखी गई। इसमें 59 रजिस्टर थे, पूरे के पूरे 59 आए हैं। कल इसका इनॉग्रेशन सेशन था, आज सेकंड डे है, कल थर्ड डे है। टोटल 10 इसके अंदर स्पीकर हैं। इन इस पे 10 और टोटल 40 लेक्चर इसके अंदर हो गए, 20 लेक्चर, सॉरी 10 स्पीकर के 20 सेशन होंगे। और जो हमारे स्पीकर हैं सिद्धा पैथी के भी हैं, आयुर्वेद पैथी के हैं, यूनानी पैथी के हैं, और इंडिया के कई जगह से स्पीकर आए हैं। जो हमारे ट्रेनीज हैं ये 8 स्टेट के ट्रेनी आए हुए हैं जो इस वक्त ट्रेनिंग ले रहे हैं। सर, सिद्धापैथी क्या होता है सर? ये मतलब दर्शकों को बताना चाहेंगे। जिस तरीके से आयुर्वेद एक पैथी है, यूनानी एक पैथी है, सिद्धा भी उसी तरीके से एक पैथी है। यूजुअली वो साउथ इंडिया के अंदर ज्यादा फ्लेयर अप है वो, और उनका ट्रीटमेंट करने का उनका तरीका अलग होता है। आयुर्वेद से और उनमें सिद्धापैथी में क्या अंतर होता है? उनका कंसेप्ट, ट्रीटमेंट ऑफ का कंसेप्ट अलग है, बाकी मेडिसिन तो सारी वही यूज करते हैं। जैसे हमारा कंसेप्ट है कि हम ह्यूमर हेल्थ पे काम करते हैं, वात पित्त कफा आयुर्वेद का कंसेप्ट है, हमारा सफरा सौदा खून बलगम का कंसेप्ट है, उसी तरीके से उनका अपना इंडिविजुअल कुछ कंसेप्ट है। सर, कहीं ना कहीं मोदी जी आयुष पर काफी प्रभाव दे रहे हैं, इसको लेकर क्या सर कहना चाहते हैं? ऑब्वियसली, नो डाउट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो ये समझता हूँ एक आयुष टीचर, एक आयुष प्रैक्टिशनर होने के नाते, एक यूनानी का प्रैक्टिशनर होने के नाते, कि जितना हमारा फायदा हुआ है 2014 के बाद से, मतलब आयुष का, मैं तो नहीं समझता हूँ इतना किसी और डिपार्टमेंट में फायदा हुआ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ गवर्नमेंट का, और स्टेट गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, कि आयुष को इतना बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से कोरोना में हमने जितना वर्क किया, हमने अपने आप को साबित करने की कोशिश की कि हमारे आयुर्वेद में, यूनानी में कितना ज्यादा ये फर्टाइल है, कितना ज्यादा इससे आप फायदा उठा सकते हैं। और सराहा है सरकार, गवर्नमेंट ने भी इसको एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से ही गवर्नमेंट चाह रही कि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो सके। सर, आज जो स्पीकर 8 आए हुए हैं, इन पर क्या संदेश देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? जो आज 4 स्पीकर हैं, कल 3 स्पीकर थे, आज जो 4 स्पीकर आए हैं उसके अंदर एक मैडम तो अलीगढ़ से आ रही हैं, एक हमारे डॉक्टर साहब कश्मीर से आए हुए, अभी जिनका लेक्चर था, और एक हमारे यही लखनऊ के हैं, और एक साहब और पुणे से हैं। इनका मकसद ये है कि आप सपोज रिसर्च करने जा रहे हो तो कहीं ऐसा ना हो कि हमने एक मेडिसिन ली, नहीं, इस मेडिसिन का बेनिफिट ये है कि ये इन्फ्लामेशन को, सूजन को कम करता है, ये हमने सोच के रखा, लेकिन नहीं, उसका बेनिफिट वो नहीं निकला। तो जो एक्चुअल उसका इफेक्ट है, उसी इफेक्ट को हम सामने लेकर आए, ऐसा ना हो कि हम बायस होके वो लेकर आए। ये कहीं ना कहीं सर देखा जाता है लोग आयुर्वेद की जगह यूनानी को भी अब प्रभाव देने लगे, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? आपका क्वेश्चन अच्छा है,
जिस तरीके से मैं तो ये समझता हूँ, अगर हिंदुस्तान में, हमारे भारत में आयुर्वेद ना होता तो यूनानी ना होता। मैं एकदम क्लियर बात कह रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े वैद्य थे। यूनानी जो शुरू हुआ था, यूनान, गल्फ कंट्रीज, ईरान, वहां से शुरू हुआ था। जब उनको ये मालूम हुआ कि हिंदुस्तान, भारत में एक जगह है जहां पे बड़े बड़े वैद्य हैं, तो उन्होंने अपने लोगों को यहाँ पर भेजा, एक दूसरे की पैथी को समझा, पढ़ा, तो यहाँ की पैथी को उन्होंने अरबी फारसी में ट्रांसलेट कराया और वहां की पैथी को संस्कृत में करा। अब रही बात, यहाँ पर यूनानी को भी अब लोग समझने लगे हैं, क्योंकि इसके अंदर हम अपनी खामी समझते हैं कि हमने अपने आप को पब्लिक में साबित नहीं कर पाए थे अभी तक कि यूनानी का भी इफेक्ट बहुत अच्छा है। अब जिस तरीके से सरकार इतना अच्छा वर्क कर रही है कि भाई हर आदमी रिसर्च के फील्ड में आओ, चाहे आयुर्वेद से हो, यूनानी से, तो अब पब्लिक को मालूम पड़ा और आम जनमानस इससे फायदा हो। मुझे खुशी है आप इस बात को इतराफ कर रहे हैं कि यूनानी की तरफ भी लोग अब माइल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं सर मेडिकल कॉलेज भी खुल गए हैं आपका, और मतलब काफी लोग जागरूक भी हो रहे हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहते सर? नहीं, अभी तो सरकार ने एक बरेली में नया यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाया है और बहुत अनकरीब उसकी शुरुआत भी होने वाली है, और इंडिया का सबसे बेहतर यूनानी मेडिकल कॉलेज बना है। और उत्तर प्रदेश में भी 2 गवर्नमेंट के हैं, एक प्रयागराज के अंदर है स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज, और ये स्टेट तकमीलुत्तिब, राज्य के तकमीलुत्तिब कॉलेज है। ये गवर्नमेंट के, बाकी प्राइवेट तो उत्तर प्रदेश में 12-13 हैं। सर चैनल के माध्यम से जो बच्चे पढ़ने आते हैं सर, उनके लेकर किस मतलब क्लास के बाद पढ़ना शुरू कर दें आप यहाँ ट्यूशन के लिए? हमारे वहाँ जिस तरीके से नीट, अब तो सब नीट के थ्रू हो रहा है, तो उसके अंदर बच्चा जिस तरफ जाना चाहे, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ या एमबीबीएस, तो रैंक वो नीट के माध्यम से उनका एडमिशन होगा। डायरेक्ट एडमिशन न किसी प्राइवेट कॉलेज में हो सकता है, ना गवर्नमेंट कॉलेज में, और रैंक जो रहेगी नीट रहेगी, बाकायदा काउंसलिंग होती है, उसी के अकॉर्डिंग एडमिशन से होते हैं। सर कॉलेज में कौन कौन सी बीमारी के इलाज है और क्या क्या सुविधाएं हैं? हमारे वहाँ जो हॉस्पिटल है, तकरीबन सभी बीमारियों का इलाज, एक्यूट इमरजेंसीज अगर छोड़ दिया जाए तो। और हमारे वहाँ कोई रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, सियाटिका पे चल रहा है, जिसको अर्कुन नशा कहते हैं, उस पर मेरा खुद गवर्नमेंट ने दिया है, जिसको मैं खुद कर रहा हूँ। और सियाटिका लंगड़ी का दर्द कहते हैं, उससे अच्छे खासे मरीजों को फायदा हो रहा है। दूसरा, महिलाओं की मतलब इरेगुलर मेंसेस के ऊपर डॉक्टर मनीराम सिंह का चल रहा है, अभी 1 साल हुआ स्टार्ट हुए। तीसरा डॉक्टर जुबैर का गठिया के ऊपर है, और एक और हाइपरलिपिडीमिया पे है वो, और वो ऑलमोस्ट गोइंग टू फिनिश, वो तकरीबन फिनिश हो चुका ठीक है सर। दुनिया है वो रिसर्च की दुनिया है। हम जो बातें रिसर्च की बेसिस पे कहेंगे तो वो बात मानी जाएगी। हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, नो डाउट ये बहुत अच्छे इसमें इलाज बताए गए हैं, लेकिन अब तक ये रिसर्च की बुनियाद पे वैलिडेट नहीं हुए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे सारे रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, पीजी गाइड्स इस मामले में आगे आए और वो रिसर्च पहले करें और पेपर को पब्लिश करें अच्छे जर्नल में, ताकि पूरी दुनिया जान सके कि हमारा आयुष सिस्टम कितना साइंटिफिक और कितने फायदेमंद है। सर आप अभी नीरों की बात कर रहे थे, इसको लेकर क्या बीमारी कैसे बनती है और क्या किस कारण उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, इंसान जो है वो आमतौर से सेहतमंद रहना पसंद करता है। सेहत की जो डेफिनेशन इब्न सीना ने दी है कि आदमी बलिहाज सेहत, अदम सेहत और ज़वाल सेहत, इसमें बहस की जाती है इल्म तिब के अंदर। अगर सेहत उसको हासिल है तो सेहत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और मर्ज़ है तो उसका इज़ाला किया जाए। हर इंसान के साथ 2 चीज़ लगी हुई है, या तो सेहतमंद है या वो मरीज़ है। तो अब ये एलोपैथी में अलग कंसेप्ट है, यूनानी में अलग कंसेप्ट है। यूनानी का कंसेप्ट ये है कि बीमारियां उस वक्त पैदा होती हैं जब अखलाक में इम्बैलेंस होता है, ह्यूमर से इम्बैलेंस होता है, दम, बलगम, सफरा, सौदा में इम्बैलेंस होता है। लिहाजा उसी बुनियाद पे हम उसका इलाज भी करते हैं। तो अगर सफरा की वजह से बीमारी हुई है तो सफरा के इस्तिफराग और इस्तिखराज की कोशिश की जाती है। दम की बुनियाद पे हुई है तो इस्तिफराग दम किया जाता है, और बलगम की बुनियाद पे हुई है तो इस्तिफराग बलगम किया जाता है। नूज़ और इसाल की तदाबीर इख्तियार की जाती हैं, और सौदा के लिए भी मुंतजे सौदा, इस्तिफराग, इसाल की कोशिश की जाती है। तो लिहाजा यूनानी का अपना एक अप्रोच है और एक अपना प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है, उसकी अपनी एक थ्योरी है, अपनी एक फिलॉसफी है जिसकी बुनियाद पे वो काम करती है।
सर देखा जाए एलोपैथ में न्यूरोलॉजी जो दिमागी पेशेंट होते हैं उनका इलाज दवाइयों पे टिका रहता है लाइफ टाइम के लिए। तो क्या आपके यहाँ यूनानी में ऐसी कोई दवाइयाँ जो है जो उनकी दवाइयों को मतलब रोक सकते हैं आप ऐसे क्या? रिसेंटली हमने एक रिसर्च की है इज़्तिराब नफ़्सानी एंजाइटी के अंदर जो है हमने अफ्तीमून विलायती का इफेक्ट देखा है डिकॉक्शन का। माशाअल्लाह ये बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। अनकरीब ही किसी अच्छे जर्नल में हम इसको पेपर को सबमिट भी करेंगे। इससे हमें ये समझ में आया कि हमारे पास अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मौजूद है। डेफिनेटली एलोपैथिक दवाएं जो होती हैं तो उसमें सिम्प्टोमेटिक रिलीफ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी उसके होते हैं। हमारे पास जो यूनानी दवाएं हैं तो माशाअल्लाह इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट भी है, बहुत कम इसके साइड इफेक्ट हैं। एज पर रिसर्च डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। तो ज़रूरत इस बात की है कि यूनानी दवाओं को बढ़ावा दिया जाए और उसको इस्तेमाल किया जाए। ख़ास तौर से जो हमारे अतिब्बा ने बहुत सारी दवाएं इज़्तिराब नफ़्सानी के लिए और कुतुरुब के लिए, मालनखोलिया के लिए, मानिया के लिए, जुनून के लिए बताई हैं, उसको लोगों के सामने जो है लाने की ज़रूरत है और उनको वैलिडेट करने की ज़रूरत है। सर न्यूरोलॉजी में किस प्रकार की बीमारी होती है? जैसे लोगों को झटका आता है हुँ। और कुछ लोग जो है चले खड़े खड़े गिर पड़ते हैं, ऐसे उसमें कौन कौन सी बीमारियां जो है यूनानी में ठीक हो सकती हैं? बहुत सी बीमारियां हैं। ये एक अलग डिसिप्लिन, एक अलग सब्जेक्ट है जिसको हम अमराज नफ्सानिया कहते हैं और इसको पढ़ाया भी जाता है। अमराज दिमाग व नुखा मतलब न्यूरोलॉजी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डिसीजेस, इसको भी पढ़ाया जाता है और यही मेरा सब्जेक्ट है, यही मैं वहाँ टीच भी करता हूँ। तो इसमें अगर हम अमराज नफ्सानिया की बात करते हैं तो सुरा, मिर्गी, एपिलेप्सी जिसको कहते हैं, मानिया है, मालनखोलिया है, कुतुरुब है, जुनून है, इश्क है, सुबारा है। तो ये सारी बीमारियां जो है वो साइकेट्रिक डिसीजेस है और ये सारी बीमारियां रिजेंबल करती हैं वो डिसीजेस जो है आमतौर से हम मेडिकल बुक्स में देख रहे हैं, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स है, मैनिया है, मेलानकोलिया है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। ये सारी बीमारियां जो है कहीं ना कहीं अलामात रिजेंबल करती हैं और बहुत सारी बीमारियों का बयान हमारे अतिब्बा ने दिया है और पहले ही बता दिया है। अभी तक सर कुल कितने लोगों का जो बीमार हुए हैं, कितने लोगों का इलाज आपने किया था, सफल इलाज? जी जी, इस वक्त मैं आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं बता सकता, लेकिन पिछले 8 साल से मैं जो है अमराज दिमागिया और इस तरीके के जो नफ्सियाती अमराज होते हैं लोगों के अंदर उसके पेशेंट्स देख रहा हूँ और ये नंबर ऑफ पेशेंट्स माशाल्लाह जो है वो ठीक होकर के गए हैं। तो इसका अगर डेटा तैयार किया जाए तो कुछ ना कुछ डेटा भी जरूर तैयार हो जाए। सर ऐसी कौन सी बीमारी है जो एलोपैथ में उसका इलाज नहीं है और यूनानी में इसका इलाज है? अब ये तो नंबर ऑफ डिसीजेस हैं और असल में इसमें वैलिडेशन की मजीद ज़रूरत है। कुछ बीमारियां हैं जहां पर हम ये तो नहीं कह सकते कि एलोपैथिक में उसका इलाज नहीं, मगर इमीडिएट जो उसका इलाज है, जैसे एम्प्यूटेशन की हम बात करते हैं डायबिटिक गैंग्रीन में, तो डायबिटिक गैंग्रीन में जो है वो अर्जेंट एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट यही है कि वो उसका हिस्सा बदन का काट दिया जाता है, एम्प्यूट कर दिया जाता है। तिब्ब यूनानी के अंदर जो है हम लीच थेरेपी कराते हैं। इन नंबर ऑफ पेशेंट्स, आप जामिया हमदर्द में भी उनका ट्रीटमेंट हुआ, उनको लीचिंग करवाई गई, उनकी प्रॉपर ड्रेसिंग की गई, यहाँ तक कि एम्पुटेशन से वो बच गए। उसका डेटा जामिया हमदर्द वाले आपको दे सकते हैं। तो डेफिनेटली इस तरीके की और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जहाँ पे खास तौर से क्रोनिक डिसीजेस की हम जहाँ तक बात करते हैं, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, तो ये आज के हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च काउंसिल में काम कर रहे हैं वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हों या क्रोनिक डिसीजेस हों, उनका यूनानी में बहुत अच्छा इलाज है। सर चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं जो आज की युवा पीढ़ी है जो बिगड़ रही शराब नशे की? बहुत अच्छा सवाल आपने कर लिया है और अभी मैंने अपने लेक्चर में ही ये बात कही कि इस वक्त का बर्निंग मसला है और गवर्नमेंट भी चाह रही है कि हम अपने युवा को, अपनी नौजवान नस्ल को नशे से बचाएं। इस सिलसिले में हम सोच रहे हैं, मुस्तकिल हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। हब शिफा एक दवा है यूनानी की और इसका इफेक्ट यह है कि अफ्यून की जो जिनको आदत होती है, हमारे अतीब में लिखा है कि अफ्यून की जिनको आदत होती है, हिंदी में बता दिया जाए। अफ्यून को क्या बोल सकते हैं, ओपियम इंग्लिश में बोलते हैं। अफ्यून जो है आमतौर से मशहूर है, मार्फिन उसके अंदर पाया जाता है। तो बहरकैफ उसका हिंदी में एग्जैक्ट नाम जो है वो देखना पड़ेगा। अफ्यून ही हिंदी में भी बोलते थे, अगर किसी से ही पूछेंगे तो। और अफीम के नाम से बहुत मशहूर है, बिल्कुल। तो इसके सिम्टम्स को कम करने में, इसकी अलामात को कम करने में और इसकी आदत को छुड़ाने में हब शिफा का बड़ा रोल है। हमारी टीम इस पर लगी हुई है कि इस तरीके से हम और दवाएं निकालें सामने जिसके जरिए से
लोगों को स्मोकिंग से, गुटखे से और भी जो मुख्तलिफ नशे की चीजें जो आजकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या नाम से इस्तेमाल करते हैं, कुत्ता गोली कुछ लोग बोलते हैं, तो इस तरीके की चीजों से, शराब से, इन सब नशे से जो है हम मुक्त कराने के लिए क्या दवा कारगर हो सकती है, इसके लिए हमारी टीम लगी हुई है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही हम उन दवाओं को सामने लाएंगे और लोगों को पेश करेंगे कि इन दवाओं को आप इस्तेमाल करिए और अपने आप को नशा मुक्त करिए। कहीं ना कहीं सर देखा जाए प्रधानमंत्री मोदी जी आयुष पर बहुत जोर दे रहे हैं, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रधानमंत्री का ये फैसला बहुत मुझे पसंद आया और बहुत अच्छा लगा। ये उनकी देशभक्ति की अलामत है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ वाकई में। हकीम बुकरात का कौल है, हिपोक्रेट जो फादर ऑफ मेडिसिन माने जाते हैं, उनका कौल है कि आप इलाज करिए उन जड़ी बूटियों से जो आपके आसपास पैदा होती हों। तो हमारा हिंदुस्तान ये जड़ी बूटियों का जो है हब है, सारी दुनिया से यहाँ जड़ी बूटी सप्लाई हो रही है, तो क्यों ना हम अंग्रेजी इलाज को इख्तियार करने की बजाय आयुष इलाज को जो है वो इख्तियार करें, जो जड़ी बूटी से होता है, जो नेचुरोपैथी है, जो नेचर से बिल्कुल करीब है, ताकि उसके फायदे हमें ज्यादा हासिल हों, पूरी दुनिया फायदा हासिल करे और हम फायदा हासिल ना करे तो ये चिराग तले अंधेरा है। प्रधानमंत्री जी इसी की बात की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो आयुष को बढ़ावा दे रहे हैं। सर आज आप यूपी की धरती लखनऊ राजधानी में है और कहाँ से आए हैं सर आप? चैनल के माध्यम से बताइए सर। जी जी, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मेरा वतन मालेगांव महाराष्ट्र है। मालेगांव असल में छोटा यूपी ही है। वहाँ पे जितने लोग हैं अक्सर वो मऊ के हैं, लखनऊ के हैं, आजमगढ़ के हैं, इलाहाबाद और उसके आसपास प्रयागराज और आसपास के लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यूपी से मुझे पहले से दिली लगाव है और लखनऊ आने की मुझे बड़ी तमन्ना थी। यहाँ की तहजीब तमद्दुन देखने की मैं कोशिश में था। यहाँ के कॉलेज के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, मीडिया चैनल का भी मैं शुक्र अदा करता हूँ कि भाई कि इन्होंने मुझे मदऊ किया, यहाँ पे लेक्चर देने की दावत दी और इसी बहाने मैं यहाँ आ गया, यहाँ के लोगों से मिलना जुलना हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी धरती पे हूँ, ये मेरा आबाई खानदान वो इसी धरती का था, तो मैं